विषय वस्तु पर आने के पूर्व थोड़ा सा मैं विषयांतर हो रहा हूं कि आप जानते हैं कि जो न्याय दर्शन के ज्ञाता होते हैं उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? जो न्याय दर्शन के ज्ञाता होते हैं उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं? यहां देखिए, ये ऐसे न्यायिक, जो न्याय दर्शन के ज्ञाता होते हैं, और जो व्याकरण के ग्रामर के ज्ञाता होते हैं, जानकार होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वैयाकरण। वैयाकरण जो व्याकरण के, जो ग्रामर के एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको बोलते हैं वैयाकरण संस्कृत भाषा में। और जो न्याय दर्शन के ज्ञाता होते हैं उनको बोलते हैं न्यायिक। ये संस्कृत भाषा की बात मैंने की। पाली भाषा में आते हैं। पाली भाषा में जो निकायों के ज्ञाता होते हैं, 5 निकाय वहां है, 5 निकाय वहां है, दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। 5 निकाय हैं सुत्त पिटक में, और इन 5 निकाय के जो ज्ञाता होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उसको क्या कहा जाता है पाली भाषा में? ये कहा जाता है ने का इक, निकायिक। निकायिक मतलब निकायों के ज्ञाता, उनको निकायिक। जैसे संस्कृत में ऐकार आ रहा है, इसमें एकार आता है। और जो त्रिपिटक के ज्ञाता होते हैं, जो त्रिपिटक के ज्ञानी होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है पाली भाषा में? त्रिपिटक। त्रिपिटक पाली में। तो त्रिपिटक का मतलब हुआ जो 3 जो संग्रह है। पिटक का मतलब कलेक्शन, संग्रह, जिसकी व्याख्या पिटारा के रूप में की जाती है, लेकिन उसका लाक्षणिक अर्थ है कलेक्शन, संग्रह। तो त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, 3 कलेक्शंस हैं, और उसके जो ज्ञाता हैं, उसके जो एक्सपर्ट हैं, उसके जो विशेषज्ञ हैं, उसके जो जानकार हैं, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिपिटक। तो आपने समझ लिया कि त्रिपिटक और त्रिपिटक में क्या अंतर है, क्या फर्क है। इस फर्क को समझिए, वरना आपको पुराने अभिलेखों को समझने में, पढ़ने में दिक्कत होगी। त्रिपिटक मतलब कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, और इन तीनों पिटकों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं त्रिपिटक। ये अंतर है त्रिपिटक और त्रिपिटक में। जैसे व्याकरण और वैयाकरण में अंतर है, जिस तरह न्याय और न्यायिक में अंतर है, उसी प्रकार का अंतर निकाय और निकायिक में है। उसी प्रकार का अंतर त्रिपिटक और त्रिपिटक में है। आइए, अब ये मैंने स्पष्ट कर दिया। तो आइए एक हम पवनी का अभिलेख पढ़ते हैं। पवनी, ये पवनी क्या है? पवनी एक कस्बा है महाराष्ट्र के भंडारा जिले में।
वैन गंगा नदी है, उसी के तट पर बसा है पौनी कस्बा। और पौनी जो कस्बा है उसके दक्षिण में इधर 20 फीट ऊंचा एक टीला था। 1969 और 70 के बीच में उस टीले की खुदाई हुई, जो टीला पौनी कस्बे के दक्षिण में है। तो उस टीले में मिला क्या? बौद्ध स्तूप मिला, लेकिन बौद्ध स्तूप जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिला। बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले, रेलिंग, उसके स्तंभ, और उस स्तूप के एक स्तंभ पर एक बात लिखी है। पौनी में जो स्तूप मिला, 20 फीट ऊंचा जो टीला था, तो उस स्तूप का एक खंभा मिला। उस खंभे पर जो लिखा था वो ये लिखा था क्या? आइए पढ़ लेते हैं। ये उल्टा टी न है और ऐसे कर दिया तो ना। अब ना बोलते हैं ना, कैसे ना लिखिएगा? ना बोलते हैं तो लगता है कि आगे की तरफ जा रहे हैं। ना, आ, इसीलिए ये जो रेखा है ना ऊपर आकार की, आगे की तरफ जाएगी। ये है ना, ग स, नागस, नागस। फिर ये है प अच, पच, 3 लेटर है, नागस, पच, और तीसरा लेटर है ने का ई क स, निकाइकस। 3 शब्द हैं इसमें, इसीलिए मैंने निकाइक का अर्थ यहां बता दिया है आपको समझने के लिए, ताकि आपको गड़बड़ी ना हो। निकाइकस का मतलब कि निकायों के ज्ञाता। निकाइकस, यहां देखिए, निकाइकस माने निकायों के ज्ञाता। और बौद्ध धर्म में निकाय कितने हैं? 5। इसीलिए इसके पहले एडजेक्टिव आया है, जिसको हिंदी में हम लोग विशेषण बोलते हैं, वो है पच। पच माने 5 निकायों के ज्ञाता। इसका अर्थ हुआ 5 निकायों के ज्ञाता, पंच निकाइकस, 5 निकायों के ज्ञाता। कौन? नाग। 5 निकायों के ज्ञाता नाग। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि जो सूत पिटक का जो कलेक्शन है, जो संग्रह है, वो ईसा से पहले हो चुका था। क्योंकि इसकी जो भाषा है, इसकी जो लिपि है, वह ईसा से पहले की है। क्लियर? भाषा से पकड़िए, नागस, पच, निकाइकस, 5 निकायों के ज्ञाता नाग। ईसा से पहले हम लोगों को मिलता है 5 निकायों का वर्णन, क्योंकि 5 निकाय जब रहे होंगे तभी तो 5 निकायों के ज्ञाता भी रहे होंगे। 5 निकाय नहीं जब रहे होंगे तो 5 निकायों के ज्ञाता भी नहीं होंगे। लेकिन 5 निकाय के जब ज्ञाता आ गए यहां, इसका मतलब कि 5 निकाय इसके पहले बन चुके थे। वो 5 निकाय कौन कौन से हैं? वो हैं, देखिए, एक है दीघ निकाय। ये सूत पिटक के पार्ट्स हैं 5। पहला जो पिटक है सूत पिटक, उसके 5 जो पार्ट हैं उसके ये नाम हैं। एक का नाम है दीघ निकाय, पहला। दीघ मतलब क्या? दीर्घ। आप दीर्घायु होइए। दीर्घ मतलब कि लंबा। दीघ निकाय
दीघ निकाय मतलब लंबे लंबे इसमें सूत हैं, ये तथागत के प्रवचन हैं लंबे लंबे, तो उसको दीघ निकाय कहा जाता है। और मध्यम निकाय में मझले मझले जो उनके प्रवचन हैं वो हैं मझले। मध्यम मध्यम माने मझला, मझला बेटा होता है ना, बड़ा और छोटा के बीच में मझला माने मध्यम। मध्यम निकाय, इसी से मझला शब्द बना है, मझला बेटा। और तीसरा है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय मतलब संयुक्त, ज्वाइंट। संयुक्त परिवार पढ़ते हैं ना सोशियोलॉजी में, संयुक्त परिवार के गुण और दोष, ये है संयुक्त निकाय। इसमें लंबे भी हैं और छोटे भी हैं, तभी ना संयुक्त होगा। ज्वाइंट फैमिली में तो यही होता है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। इसमें भी कोई सूत्र बड़े हैं, कोई प्रवचन बड़े हैं, कोई छोटे हैं। और अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से संस्कृत में अंकोत्तर शब्द बना है, माने अंक में वृद्धि होते जाना, अंकोत्तर। 1 2 3 4 5, इसी तरह अंगुत्तर निकाय में निपात है। निपात उसमें 11 है और 11 निपात 1 से शुरू होता है और 11 तक बढ़ते जाता है। 1 2 3 से लेकर के 11 तक, उसको अंगुत्तर निकाय बोलते हैं। अंकोत्तर, एक एक अंक की बढ़ोतरी, यह है अंगुत्तर की परिभाषा और अर्थ। खुदक निकाय मतलब, खुदक मन समझ रहे हैं, खुदरा नहीं। आदमी कहता है कि भाई खुदरा दीजिए, छोटे छोटे रेज की खुदक, खुदरा। चावल का जो छोटा छोटा कण है ना, उसको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में खुदी। खुदी चावल मतलब कि चावल के छोटे छोटे कण सब एक खुदक से डेवलप हैं। खुदक, खुदरा, खुदी चावल, और भी होंगे, अभी वहां जाने का और बोलने का अवकाश नहीं है, लेकिन खुदक निकाय यही है। ये पांचों निकाय रचित हो चुके थे, तभी पौनी अभिलेख में ईसा से पहले ये पच निकायिकस शब्द का इस्तेमाल है। आप इसका इतिहास भूगोल समझ गए कि ये पौनी अभिलेख है, कहां से मिला है, कब मिला और उस पर क्या लिखा है और किस चीज पर मिला, लिखा हुआ। अब आते हैं एक और सारनाथ में चले आते हैं। अब यहां तो सारनाथ पे जो नाथ लगा है उसी से बुद्ध को याद कीजिए, नाथों की परंपरा को याद कीजिए, सब याद कीजिए, क्लियर हो जाएगा कि सारनाथ किसका है। सारनाथ के दावेदार कौन हैं, यह नाथ से पता चलता है। तो सारनाथ में एक प्रतिमा मिली है, बोधिसत्व की प्रतिमा, और वह प्रतिमा कुषाण काल की है। और उस प्रतिमा के साथ साथ एक स्तंभ भी मिला है, स्तंभ, साफ्ट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और उसके ऊपर छतरी मिली है। ये अलग अलग मिले। ये कब मिले? ये 1904 और 5 के बीच में मिले। किसको मिले? ओर्टेल को। ओर्टेल अपने यहां विदेशी थे, लेकिन अपने यहां सुपरटेंडिंग इंजीनियर थे और बाद में वो चीफ इंजीनियर हुए यहां के। ओर्टेल ने ही पहली बार, अब पहली बार का पहली ही बार, दूसरी बार तो कोई खोज होगी नहीं, उन्होंने ही ये जो भारत का राजकीय प्रतीक है जिस पर 4 सिंह लॉयंस अपना मुंह सटाए बैठे हैं, जो भारत का राजकीय चिन्ह है, जो हम लोगों की मुद्राओं पर है, जो संविधान पर है, उसकी खोज ओर्टेल ने की थी। उसी ओर्टेल ने 1905 में उन्होंने 15 मार्च को खोज की थी भारत के राजकीय चिन्ह की, 1905 में मार्च महीने के 15 तारीख को। और उसके पहले
उन्होंने 1905 में ही ये सारनाथ प्रतिमा का अभिलेख खोजे थे। तो मैंने बताया कि बोधिसत्व की प्रतिमा है सारनाथ में, वहां मिली होटल को, और प्रतिमा के साथ एक अष्टकोणीय पिलर है। उस अष्टकोणीय पिलर पर, उसके 3 पार्ट पर एक इंस्क्रिप्शन है कनिष्क के समय का। एक तो वहां है, और दूसरा और तीसरा अभिलेख, वो जो बोधिसत्व की मूर्ति है उसके नीचे उनके पैर के पास एक फ्रंट पर लिखा हुआ है और एक पीछे में लिखा हुआ है। कुल मिलाकर के वहां 3 अभिलेख हैं कनिष्क के जमाने की, 3। उसमें से हम फिलहाल एक अभिलेख लिए हैं जो बोधिसत्व की प्रतिमा के ठीक आगे फ्रंट पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो साफ्ट पर जो लिखा हुआ है अभिलेख वो बहुत लंबा है, उसको मैं इस ब्लैक बोर्ड पर लिख भी नहीं सकता हूं। उसका मैंने यहां पर लिख दिया है नागरी लिपि में कि क्या लिखा हुआ है उस बोधिसत्व की प्रतिमा पर। देखिए लिखा है, दिखाई पड़ रहा है, भिक्षुस्य बलस्य त्रिपिटकस्य बोधिसत्वो प्रतिष्ठापितो। भाषा आप देख रहे हैं, देख लिए पौनी अभिलेख की भाषा और इस अभिलेख की भाषा। ये मूल रूप से प्राकृत है, लेकिन देखिए इसका प्रारूप संस्कृत में होते गया है। मतलब इसको हाइब्राइड संस्कृत विद्वानों ने कहा है, गलती से ही कहा है, हाइब्राइड संस्कृत नहीं, हाइब्राइड प्राकृत बोलिए, उल्टा हो गया है। तो हाइब्राइड संस्कृत इसको बोलते हैं, हाइब्राइड प्राकृत है। एक कनिष्क के जमाने में, ये देखिए इसमें संस्कृत भाषा की छौंक है। ये भिक्षु वाला ये छ आ गया यहां, माने भिक्षु बल। ये जो बल नामक जो भिक्षु थे ना, इनका इतिहास अभी नहीं लिखा गया है। ये इनका जो इस तरह के अभिलेख हैं, ये हम लोगों को कौशाम्बी में भी मिलते हैं, श्रावस्ती में भी मिलते हैं, सारनाथ में मिलते हैं। जैसे भिनसांग और फाहियान यात्राएं किया करते थे, उसी तरह जो भिक्षु बल थे ना, वो भी बौद्ध स्थलों का भ्रमण करते रहते थे और जहां तहां ये बोधिसत्व की प्रतिमा को स्थापित करते थे, शिलालेख लिखवाते थे। तब शासन भारत पर कनिष्क का था। उसी भिक्षु बल की चर्चा यहां है। बल नाम है उस भिक्षु का जिन्होंने ये प्रतिमा स्थापित कराई बोधिसत्व की सारनाथ में, जिन्होंने अभिलेख लिखवाया 3, और उन्हीं 3 अभिलेखों में से एक अभिलेख को मैं यहां पढ़ रहा हूं कि भिक्षु बल ने, अब भिक्षु बल कौन थे यहां लिखा है, त्रिपिटकस्य, माने 3 पिटकों के ज्ञाता थे। त्रिपिटक शब्द नहीं आया है, त्रिपिटक आया है। त्रिपिटक माने 3 पिटक के एक्सपर्ट थे, जिसको आजकल संस्कृत के अनुरूप हम लोग त्रिपिटकाचार्य बोलते हैं। त्रिपिटकाचार्य ये संस्कृत के अनुरूप हो गया। उसमें आचार्य को जोड़ कर करके, संधि कर करके हम लोग त्रिपिटक प्लस आचार्य करते हैं, दीर्घ संधि। लेकिन इसके लिए पाली में सटीक शब्द है त्रिपिटक, माने 3 पिटकों के ज्ञाता भिक्षु बल ने बोधिसत्व प्रतिष्ठापितो, बोधिसत्व की यह प्रतिमा प्रतिष्ठापित किए, माने स्थापित किए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह हुआ कि त्रिपिटक की चर्चा
बहुत पहले हम लोग के यहां इंस्क्रिप्शन पर मिलते हैं, वहां जो 3 इंस्क्रिप्शन है तीनों पर यह चर्चा है। यही नहीं, कौशाम्बी में भी चर्चा है और श्रावस्ती में भी चर्चा है। त्रिपिटक बहुत प्राचीन ग्रंथ है, इसकी प्राचीनता और ऐतिहासिकता को लेकर के सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है। ईसा से पहले ये तय है और यह ईसा के पहले का अभिलेख है और ईसा के ये बाद का है। आज मैं आपको निकाय और त्रिपिटक की ऐतिहासिकता पर मैंने चर्चा की, आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।